हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जेएन सर और आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th की एक नया विषय। इस विषय का नाम है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। आज हम लोग अर्थशास्त्र के एक नया चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारे वित्तीय संस्थाएं और इस चैप्टर का आज हम लोग देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो चलिए क्लास को बिना विलंब किए शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं एक एक क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, इसलिए अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको साथ ही साथ एक एक प्रश्न का आंसर देते चलूंगा। बस दिल थाम के बैठिएगा और अंत तक बने रहिएगा। इस सेशन के साथ बहुत ही मजा आने वाला है और एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। आइए, पहला प्रश्न है आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है और विकल्प के साथ है। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है आपका 2013, 2014, 2015, 2016 यानी कि लगातार अब तक यह क्वेश्चन जो है पूछता हुआ आ रहा है। मैं आशा करता हूं कि यह भी क्वेश्चन शायद आपको पूछ दे, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है यहाँ पे जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो चलिए, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको अभी इसी वक्त बता रहा हूं कि भारतीय केंद्र बैंक का जो नाम है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक में आता है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि बैंक का कार्य नहीं होता है भैया। अच्छा, आप बताइए कि बैंक का कार्य नहीं होता है। आपके सामने चार विकल्प साक्षात प्रस्तुत है कि नहीं है? बिल्कुल है। और आप लोग एक एक विकल्प को देखिए और समझिए और बताइए कि बैंक का कार्य क्या नहीं होता है। देखिए, आपको बता दें आपका विकल्प पहला विकल्प जो है लाकर सुविधा, यह बैंक का कार्य होता है। क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य बैंक का नहीं होता है। ठीक, समझिए आप क्वेश्चन, पहले पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद जो है एक एक प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। ठीक, समझ गए आप लोग। बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? तो लाकर सुविधा यह बैंक का कार्य होता है। स्वयं सहायता समूह बनाना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे समूह हो गया, समूह होगा, ठीक है, इसके लिए सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं सहायता समूह बनाना यह भी बैंक का कार्य होता है और नगद साख यह भी क्या होता है, बैंक का कार्य होता है। लेकिन यह क्रेडिट कार्ड जो है बैंक का कार्य नहीं होता है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी नंबर का, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, समझ गए आप लोग, यानी कि बैंक का कार्य क्रेडिट कार्य बनाना नहीं होता है। ठीक, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, तीसरा नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा जरा बच्चा पार्टी। आप लोग जो है 3 नंबर के क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। एक आंदोलन है, उसका उस आंदोलन का नाम पड़ा सहकारिता आंदोलन। ठीक, और इस आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ, यह आंदोलन कब, वो भी भारत में कब हुआ, 1904 में या फिर 1905 में, 1907 में या फिर 1920 में। तो चलिए, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको अभी इसी वक्त बता रहा हूं कि भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक दोस्तों, हम लोग हर दृष्टिकोण से एक एक प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से यहाँ तक। तो चलिए इसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। आइए, चौथा नंबर प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ साथ। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और शानदार तरीके से एक एक प्रश्न का जो है आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है, प्रश्न यही कह रहा है भैया
कि व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करती है। अब बताइए कि व्यावसायिक बैंक जो होती है, ठीक ना, कौन सा बैंक, व्यावसायिक बैंक जो होती है वह कौन सा राशि को अपने में जमा नहीं करती है, चालू जमा, संचयी जमा, अस्थाई जमा या फिर अग्रिम जमा। ठीक दोस्तों, तो चलिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूं कि व्यावसायिक बैंक कौन सा राशि जमा नहीं करता है। तो अग्रिम राशि जो है, सॉरी अग्रिम जमा जो है, बैंक राशि अपना जमा में अपना मतलब जो है बैंक जमा नहीं करता है। कौन सा राशि, अग्रिम राशि। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। ये 5वां नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कर रहा है भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। क्वेश्चन यही कर रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी जो किस शहर को क्या गया है, कहा गया है। ठीक, आपके सामने साक्षात विकल्प प्रस्तुत है। ए नंबर में है मुंबई, बी में दिल्ली, सी में पटना और डी में बेंगलोर। तो चलिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं भैया, कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है दोस्तों। यानी कि ए नंबर का विकल्प यहाँ पे शानदार तरीके से हो जाएगा, यानी कि सही आंसर वही हो जाएगा। ए नंबर का विकल्प मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी शहर माना गया है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए इसी शानदार तरीके को मद्देनजर रखते हुए बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं 6 नंबर के प्रश्न के साथ। ये 6 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है भैया कि बैंकिंग एक वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्य बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो चलिए अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो बताइए फटाफट से कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन कौन सा बैंक द्वारा होता है। तो चलिए आपको बता दें कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का जो संचालन होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका वाणिज्य बैंक द्वारा होता है। किस बैंक द्वारा होता है, वाणिज्य बैंक द्वारा होता है। क्या होता है, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। ठीक, समझ गए यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 7 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 7 नंबर का प्रश्न बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आइए 7 नंबर का प्रश्न यही कर रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन यानी कि बहुत समय तक आप उसका जो ऋण लेते हैं, आप बहुत समय तक रह सकते हैं, ठीक ना, रख सकते हैं अपने पास, उसके बाद जो है आप जमा कर सकते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग, क्वेश्चन समझ गए शानदार तरीके से। तो बताइए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति या फिर भूमि विकास बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको बता दें कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो होती है वह भूमि विकास बैंक होती है। ठीक दोस्तों, यह एक ऐसा बैंक है, ऐसा संस्थान है जिससे आप ऋण लेकर के दीर्घकाल तक रख सकते हैं अपने पास। ठीक, समझ गए आप लोग, आपको जब पैसा होगा तब जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको उसी के आधार पर बनाया ही गया है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर फटाफट रिप्लाई में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 8 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 8 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। तो दोस्तों, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं जो नहीं है वह सहकारी बैंक जो है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं होती है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 9 नंबर के प्रश्न के साथ। तो चलिए 9 नंबर का प्रश्न यही है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है भैया। देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या फिर सहकारी बैंक। तो चलिए गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है वह है कौन, महाजन। आप लोग सभी जानते हैं कि महाजन जो है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। आप महाजन के पास जाइए, जितना चाहे उतना पैसा ले लीजिए, जब मन करे तब लौटाइए, अगर नहीं लौटाए तो वो आपको जो है जीना हराम कर देगा। जितना है आपके पास, घर तर जितना है, गाड़ी बंगला सब कुछ जब्त कर लेगा, वो बड़ा हरामी होता है। ठीक ना, बच के रहिएगा महाजन से, बैंक से ले लीजिए।
थोड़ा माफ कर देगा, लेकिन महाजन जो है जितना ज्यादा लोकप्रिय है उतना ज्यादा हरामी भी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। बताइए आपका जो राज्य है, ठीक, उस राज्य में सूक्ष्म वित्त क्या कार्य करती है? कौन किसके लिए कार्य करता है? गरीब वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, व्यापारिक वर्ग के लिए, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं? चलिए अगर आप लोग इसका जो आंसर जानते हैं तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको इसका आंसर जो है कमेंट में दे दूंगा। ठीक, चलिए यहाँ पे जो है आपका 10 नंबर का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए, यानी कि राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब वर्गों के लिए। ठीक, किसके लिए? गरीब वर्गों के लिए राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। ठीक, समझ गए आप लोग 10 नंबर का प्रश्न शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 11 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 11 नंबर का प्रश्न साक्षात प्रस्तुत है आपके सामने, और अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बता रहा हूं कि 11 नंबर का जो प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय साधन है? सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, या फिर व्यावसायिक बैंक, या फिर महाजन? तो चलिए कौन जो है संस्थागत वित्तीय साधन है? चलिए यहाँ पे व्यावसायिक जो बैंक है वह क्या है दोस्तों? कौन सा बैंक है यहाँ पे? कि व्यावसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्तीय साधन है। ठीक, समझ गए शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 12 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 12 नंबर का प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इस बी से जुड़ा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि मैकलेगन समिति कब बनाई गई? मैकलेगन समिति कब बनाई गई? 1911 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, या फिर 1916 ईस्वी में? तो चलिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो फटाफट से कमेंट में दीजिए, अन्यथा मैं आपको अभी बता रहा हूं कि मैकलेगन समिति जो बनाई गई वह कब बनाई गई। तो दोस्तों वह जो बनाई गई थी वह 1914 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक, कब बनाई गई थी? 1914 ईस्वी को बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? मैकलेगन समिति कब? 1914 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 13 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 13 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय जो बनी वह 1918 ईस्वी को बनी थी दोस्तों। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। आइए 14 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था। 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 15 नंबर प्रश्न के साथ। आइए 15 नंबर का प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। प्रश्न कह रहा है भैया कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? देश में, पूरे भारत देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो संख्या है वह 196 है। कितनी है? 196 है, याद रखिएगा। समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 16 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। प्रश्न कह रहा है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? दोस्तों राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की जो संख्या है वह कितनी है? तो वह 25 है। ठीक दोस्तों, कितनी है? 25 है। क्या है 25? कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25 है। ठीक, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 17 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 17 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न यही कह रहा भैया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। प्रश्न यही कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1948 ईस्वी, या फिर 1951 ईस्वी? तो चलिए आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
1935 ईस्वी को हुई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 18 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 18 नंबर का प्रश्न है, 18 नंबर का प्रश्न यही है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। दोस्तों भारत में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने हैं? कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक दोस्तों, हम लोगों को पठित पाठ के हिसाब से यहाँ पे जवाब देना है। समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 19 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा पाठी कि अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। अभी जस्ट देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या, यानी कि क्षेत्र में जो है वह ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 196। ठीक, इस तरह का प्रश्न हम कुछ क्षण पहले कर चुके थे, यानी कि बना चुके थे शानदार तरीके से। समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 20 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 20 नंबर का प्रश्न है, क्या है भैया? आइए 20 नंबर का प्रश्न यही है कि हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की जो संख्या है वह 25 है। कितनी है? 25 है। हालांकि यह सब क्वेश्चन हम लोग कुछ क्षण पहले कर चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 21 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 21 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करा कि प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है। देखिए प्रश्न को समझिए, उसके बाद जो है आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग आंसर नहीं जानते हैं तो आपका जैन सर अभी जिंदा है, आपका जैन सर ही आपको सब चीज बताते हुए आ रहा है और आपका जैन सर भी आपको बताएगा ही। ठीक, समझ गए आप लोग। तो प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है दोस्तों? तो किसके लिए ऋण प्रदान करती है? वह कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। ठीक, प्राथमिक कृषि साख समितियां कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। ठीक, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 22 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 22 नंबर का प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। प्रश्न यही कर रहा है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि मुंबई को जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। किसको? मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ पर शानदार तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भैया कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। तो चलिए बताइए, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो संख्या है वह 5 है। कितनी है? 5 है। कहां पे? बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 5 है, मात्र 5 है। ठीक, समझ गए आप लोग 23 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसके साथ साथ मिलते हैं 24 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 24 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न यही करा भैया कि यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति या फिर केंद्रीय बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगर आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट में फटाफट से देने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको इसका आंसर जो है कमेंट में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए आपको बता दें कि उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण जो देती है वह कौन सा बैंक देती है दोस्तों? तो वह प्राथमिक सहकारी समिति बैंक जो है वह क्या करती है? उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। कौन सा बैंक? प्राथमिक सहकारी समिति बैंक। ठीक, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 25 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 25 नंबर का प्रश्न है, क्या है भैया? थोड़ा ध्यान दीजिएगा 25 नंबर के प्रश्न को, प्रश्न के ऊपर। आइए 25 नंबर का प्रश्न यही है, क्या है? चलिए, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं?
अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण या फिर ये सभी ऋण? तो चलिए आपको बता दें, भूमि विकास बैंक जो है वह दीर्घकालीन ऋण ही प्रदान करती है। ठीक दोस्तों, हालांकि हम लोग यह सब जो क्वेश्चन है कुछ क्षण पहले ही कर चुके हैं, इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका हैबिट बढ़ेगा याद करने का एक एक प्रश्न को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 26 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो आता है वह सहकारी बैंक आता है। ठीक, समझ गए आप लोग 26 नंबर का प्रश्न। मिलते हैं 27 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 27 नंबर का प्रश्न यही है कि भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। तो दोस्तों, भारतीय पूंजी बाजार का अंग विकास वित्त संस्थान नहीं होती है। ठीक, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से 27 नंबर का प्रश्न को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 28 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 28 नंबर का प्रश्न बिल्कुल ही शानदार तरीके से आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। क्या कर रहा है भैया 28 नंबर का प्रश्न कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, ऋण की सुविधा जो प्रदान की जाती है वह संस्थागत स्रोतों से प्रदान की जाती है। किसको? सूक्ष्म वित्तीय योजना के अंतर्गत जो निर्धन परिवार आती है उसको ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है संस्थागत स्रोतों से। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से 28 नंबर का प्रश्न को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 29 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है भैया कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों, वित्तीय संस्थाओं में यह जो है व्यावसायिक बैंक, सहकारी शाखा समिति, बीमा कंपनियां, यह सब जो है सम्मिलित किया जाता है। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन है, यानी कि उपर्युक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। तो चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 30 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न यही है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। दोस्तों, वित्तीय सेवाओं की जो आवश्यकता होती है वह व्यक्तियों को भी होती है, व्यावसायिक संस्थाओं को भी होती है, सरकार को भी होती है, और इनमें से सभी को होती है। यानी कि डी नंबर का यहाँ जो विकल्प है इनमें से सभी को सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग 30 नंबर का प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 31 नंबर का प्रश्न। आइए 31 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यही है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक, सहकारी समिति, या फिर महाजन, या फिर व्यापारी? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वह व्यावसायिक बैंक जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में व्यावसायिक बैंक जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 32 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 32 नंबर का प्रश्न यही है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो दोस्तों, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की जो शीर्ष पर होता है वह रिजर्व बैंक होता है। कौन सा बैंक होता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक होता है। ठीक, समझ गए आप लोग 32 नंबर का प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं 33 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 33 नंबर का प्रश्न है भैया। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 1982 ईस्वी में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। हो गया याद? समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। तो चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए आप अपने पढ़ाई को जो है शानदार तरीके से जारी रखिए। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 34 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 34 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है और ये जो क्वेश्चन है कई मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है यहाँ पर जारी रखिए। ठीक, आपके पास एक ही चारा है कि अपने पढ़ाई को जो है आप जारी रखिए। ठीक, समझ गए आप लोग बच्चा पार्टी। चलिए 34 नंबर का प्रश्न ये है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। तो दोस्तों, पूरे भारत का जो केंद्रीय बैंक होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। एक अपने आप में बहुत बड़ा बैंक है यह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 35 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 35 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यही करा भैया
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य होता है, साख मुद्रा नियंत्रण करना, यह भी मुख्य कार्य होता है। बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना, यह भी इसका मुख्य कार्य होता है। और सरकार का बैंकर, यह भी इसका मुख्य कार्य होता है। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यह तीनों विकल्प जो है मुख्य कार्य होता है, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर यानी डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से 35 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 36 नंबर के प्रश्न से। ठीक, ये 36 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यही है कि निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन है संस्थागत वित्त का साधन? तो महाजन जो है संस्थागत वित्त का बहुत ही उत्तम साधन होता है। ठीक, समझ गए आप लोग कौन महाजन होता है? ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 37 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 37 नंबर का प्रश्न यही है भैया कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन सा है? दोस्तों प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख जो साधन होता है वह देसी बैंकर होता है। कौन होता है? देसी बैंकर होता है। और यह जो है आपका देसी बैंकर गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन होता है। कौन? देसी बैंकर। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ पे शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 38 नंबर के प्रश्न के साथ। चलिए 38 नंबर का प्रश्न यही है भैया कि बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्रश्न को फिर से पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग नहीं समझे तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि बिहार में वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक, राजकीय संस्थाएं या फिर राष्ट्रीय संस्थाएं? तो चलिए यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वह व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, यानी कि व्यावसायिक बैंक बिहार के वित्तीय संस्थागत स्रोतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, आशा करता हूं कि आप लोगों को शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 39 नंबर के प्रश्न के साथ। कौन सा प्रश्न के साथ? 39 नंबर प्रश्न के साथ। ठीक दोस्तों, बन रहिएगा अंत तक, कुछ ही प्रश्न है आप हमारे पास। 39 नंबर का प्रश्न यही है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, यानी कि किया गया। कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ए नंबर का विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 40 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 40 नंबर का प्रश्न ये है कि भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? तो चलिए, भारत में सहकारिता का प्रारंभ जो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था। ठीक, समझ गए शानदार तरीके से अपने शब्दों में। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 41 नंबर का प्रश्न के साथ। आइए 41 नंबर के प्रश्न जो है, प्रश्न कह रहा है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दोस्तों कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली एकमात्र संस्था है, वह उस संस्था का नाम है भूमि विकास बैंक। ठीक, क्या नाम है? भूमि विकास बैंक। ठीक, समझ गए अब तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 42 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 42 नंबर का प्रश्न यही है कि भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय माना गया कब? 1912, 1919, 1929 या फिर 1951? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय जो माना गया हुआ 1919 ईस्वी में माना गया था। ठीक, समझ गए आप लोग अब तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 43 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आज के इस सेशन का सेकेंड लास्ट प्रश्न है। आइए इस सेकेंड लास्ट प्रश्न को उसी शानदार तरीके से हम लोग डील करेंगे जिस तरीके से पिछले वाले प्रश्न को हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। आइए 43 नंबर का प्रश्न है भैया कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। एक कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो होती है वह भूमि विकास बैंक होती है। कौन होती है? भूमि विकास बैंक होती है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। हालांकि क्वेश्चन जो है आपका दोबारा पूछा गया, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, रिवाइज करना है शानदार तरीके से, जितना हो सके उतना रिवाइज करना है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हमको उल्टी हो जाएगा?
पढ़ने में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा या फिर दिल का दौरा पड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि जितना ज्यादा आप जो है रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा आपको जो है याद होते चलेगा, जो कि आपके लिए इस टाइम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न के साथ आपको रूबरू कराने जाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है जिला स्तर पर। केंद्रीय सहकारी बैंकों का जो संगठन होता है वह जिला स्तर पर उसका संगठन होता है। किसका संगठन होता है? केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है। कहां पर होता है? जिला स्तर पर होता है। ठीक, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इन 44 क्वेश्चन शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चा पार्टी, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो एक एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने में, तो टेंशन नहीं लेना है, आपका जयंत सर आपके लिए हर चीज का बंदोबस्त करके रखा है। तो बच्चा पार्टी, आपको पीडीएफ को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे करना है। यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से एक एक प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए यह जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो चलिए, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरे तरफ से प्यारा सा राधे राधे।